आज कक्षा 10 के छात्रों के लिए हिंदी विषय के हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्द रचना के तत्व प्रकरण पर आज के वीडियो पाठ में अध्ययन और अध्यापन होगा। आइए हम देखते हैं कि हिंदी विषय के अंतर्गत हिंदी व्याकरण, एक शब्द आपके सामने आया व्याकरण, तो व्याकरण से क्या अभिप्राय है आप इसे देखें। हिंदी व्याकरण शब्द रचना के तत्व, इस पाठ्यक्रम में क्या है इसे आप जान लें। उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तत्सम शब्द और पर्यायवाची। हिंदी व्याकरण के शब्द रचना के तत्व प्रकरण में आपको जो पढ़ना है वो इन्हें पढ़ना है जो आप अपने समक्ष देख रहे हैं। इस पूरे प्रकरण को हम दो भागों में पढ़ाएंगे। पहला भाग जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय। अब हमारे छात्रगण यहां ये देखें कि उनके सामने एक शब्द आया व्याकरण। तो व्याकरण क्या है? भाषा के नियमों का अनुशासन व्याकरण है। किसी भी भाषा के जो विधान होते हैं जिनके अधीन वह लिखी जाती है, बोली जाती है या पढ़ी जाती है, उन्हीं विधानों को हम व्याकरण कहते हैं। इस प्रकार भी हम कह सकते हैं कि शुद्ध बोलने, लिखने, पढ़ने के नियमों का ज्ञान, ये नियमों का ज्ञान व्याकरण है। अथवा हम ऐसे भी कह सकते हैं किसी भाषा के बोलने, लिखने, पढ़ने के निश्चित नियम ही व्याकरण है। प्यारे छात्रगण, आपने देखा कि व्याकरण क्या है। अब व्याकरण क्या है के बाद एक प्रश्न सहज उद्भूत होता है कि हिंदी व्याकरण क्या है और हिंदी व्याकरण का विकास चरण क्या है। आप ये जान लें, व्याकरण हिंदी में अपना कोई हिंदी का व्याकरण नहीं है। हिंदी संस्कृत जनित है, अतः संस्कृत के व्याकरण को ही हम हिंदी व्याकरण में स्वीकार करते हैं। ध्यान रहे, हिंदी के व्याकरण को जहां सरल स्वरूप देना होता है वहीं हम संस्कृत व्याकरण से इतर होते हैं। यहां यह प्रासंगिक है बताना कि संस्कृत का व्याकरण महर्षि पाणिनि के रुद्राष्टाध्यायी से हमें प्राप्त होता है। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत भाषा को व्यवस्थित करने के लिए जो विधान व्यवस्थित किए उनको उन्होंने 14 सूत्रों के आधार पर व्यवस्थित किया। आज भी संस्कृत में वे 14 सूत्र व्याकरण के आधार स्तंभ बने हुए हैं। आइए हिंदी व्याकरण के विकास चरण पर अगर हम जाएं तो हम देखते हैं प्रथम चरण में लल्लू लाल के द्वारा लिखी गई द ग्रामेटिकल प्रिंसिपल ऑफ ब्रज भाषा। हमारे सामने सबसे पहले जो व्याकरण की भारतीय पुस्तक भारतीय लेखक के द्वारा आती है वो है लल्लू लाल के द्वारा लिखी गई ग्रामेटिकल प्रिंसिपल ऑफ ब्रज भाषा। और दूसरे चरण में अयोध्या प्रसाद खत्रीकृत हिंदी व्याकरण, अयोध्या प्रसाद खत्री के द्वारा लिखा गया हिंदी का व्याकरण दूसरे चरण में हमें प्राप्त होता है। हिंदी व्याकरण की विकास यात्रा में तीसरे चरण में कामता प्रसाद गुरु आपके सामने आते हैं। इन्होंने हिंदी की हीनता, हिंदी में व्याकरण के विधानों का प्रणयन किया और व्याकरण को एक गति देने का स्तुत्य प्रयास किया, सराहनीय प्रयास किया। और चौथे चरण में किशोरीदास कृत हिंदी शब्दानुशासन, हिंदी शब्दों का क्या अनुशासन हो इसका व्यवस्थित रूप चौथे चरण में दिया किशोरी
किशोरीदास जी ने। अब आप देखें व्याकरण के अंग, व्याकरण की विकास यात्रा के बाद आप देखें व्याकरण के अंग क्या होते हैं। व्याकरण के अंगों में प्रथम है वर्ण। क्या है? वर्ण। इसे हम हिंदी में अक्षर भी कहते हैं। अब एक सहज भावना आपके मन में आनी चाहिए कि आखिर वर्ण क्या है। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जो ध्वनि के रूप से अविभाज्य होती है, या हम दूसरे रूप में इस प्रकार कह सकते हैं कि शब्द का वह लघु रूप, शब्द का वह सबसे छोटा खंड जो खंड खंड नहीं किया जा सकता, जो विभक्त नहीं किया जा सकता, उसे हम वर्ण कहते हैं। अब वर्ण के बाद शब्द, व्याकरण के अंगों में वर्ण के बाद शब्द है। शब्द किसे कहते हैं? वर्ण मेल को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। इसी प्रकार पद, पद क्या है? शब्द योग। आपने वर्ण जाना, शब्द जान लिया, अब पद पे आइए तो शब्दों का योग जो है वो पद कहलाता है, और पदों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। पदों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। व्याकरण के इन अंगों को देखने के बाद अब आप आइए शब्द संरचना। शब्द संरचना जानने के पहले दो चीजें आपको जानना आवश्यक है कि शब्दों का आखिर निर्माण कैसे होता है। आइए देखिए, शब्द संरचना को प्रमुख रूप से हम दो भागों में बांटते हैं, निर्माण की दृष्टि से और स्रोत की दृष्टि से। तो आइए पहले हम देखते हैं कि निर्माण की दृष्टि से शब्द संरचना क्या है। आप ध्यान से देखें, निर्माण की दृष्टि से हमारे जो शब्द होते हैं उनके तीन स्वरूप होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। अब रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनकी ध्वनि यदि अलग कर दी जाए तो अर्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती, अर्थ की प्राप्ति नहीं की जा सकती। इसे आप एक उदाहरण से समझें, जैसे हाथ। हाथ, हाथ में ह और थ को अलग कर दें, हा और थ को अलग कर दें तो हाथ का कोई अर्थ आपके सामने स्पष्ट नहीं होगा। इसलिए ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं जो अर्थ विशेष में रूढ़ हो गए हैं। इसी प्रकार दूसरा जो हमारा शब्द है वो है यौगिक शब्द। जो शब्द दो या अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर बनते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। अर्थात इन शब्दों के अर्थ के लिए दोनों शब्दों को हम अलग कर सकते हैं और उनका अर्थ एक साथ जोड़कर यौगिक शब्द के अर्थ की प्राप्ति कर सकते हैं। देखिए, जैसे पुस्तकालय, विद्यालय, पुस्तक आलय, पुस्तकालय। आप संधि जब पढ़ेंगे, स्वर संधि पढ़ेंगे तो उसमें दीर्घ संधि पढ़ेंगे, जिसमें आप पढ़ेंगे अकह सवर्णे दीर्घः। यहां पुस्तकालय में वही दीर्घ संधि है। खैर, जब आप संधि का प्रकरण पढ़ेंगे तब आप इसकी विशद और व्यापक चर्चा आपके समक्ष होगी। आइए, यौगिक शब्द के बाद जो हमारा तीसरा सोपान है योग रूढ़ शब्दों का है। योग रूढ़ शब्दों में आप इस प्रकार समझें कि जिनका अर्थ रूढ़ हो चुका है। उस शब्द के और भी अर्थ होते हैं, हो सकते हैं, पर वह शब्द विशेष किसी अर्थ के लिए प्रचलन में आ चुका है। साहित्य जगत में उसे उसी रूप में स्वीकार कर लिया गया है। जैसे जलज, जैसे जलज, चक्रधर। अब आप देखें, जलज यानी जल में उत्पन्न होने वाले, जल से पैदा होने वाले को हम क्या कहते हैं? जलज कहते हैं। पर यहां जैसे ही जलज शब्द का प्रयोग होता है, हर साहित्यकार, हर पाठक आसानी से यह अपने मानस पटल पर अवस्थित कर लेता है कि जलज का अर्थ कमल है
और भी अर्थ हो सकते हैं, होते भी हैं, पर यहां जलज रूढ़ हो चुका है कमल के लिए। आगे देखें आप, इसी प्रकार से योग रूढ़ शब्दों के बाद अब आप देखें स्रोत की दृष्टि से शब्द कितने होते हैं। आपने देखा निर्माण की दृष्टि से शब्दों को, अब आप देखिए स्रोत की दृष्टि से शब्द कितने होते हैं, कैसे होते हैं। पहला है तत्सम शब्द। क्या है? तत्सम शब्द, यानी संस्कृत के शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में आ गए हैं और जिन्हें हमने उसी रूप में, मूल रूप में स्वीकार कर लिया है, उसे हम कहते हैं तत्सम शब्द। संस्कृत के शब्दों में उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, जैसे गृह या अग्नि, ये तत्सम शब्दों के उदाहरण हैं। इसी प्रकार तद्भव शब्द, यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित होकर, विकृत होकर हमारी हिंदी में आ गए हैं, प्रयोग होने लगे हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे काम, आज, ये तत्सम नहीं है। काम शब्द का तत्सम रूप होता है, आज का भी तत्सम रूप होता है, पर हिंदी साहित्य में तद्भव शब्दों के रूप में हमने इन्हें स्वीकार कर लिया है। आइए तीसरा, स्रोत की दृष्टि से जो तीसरा शब्द सोपान है वो है देशज, यानी स्थानीय शब्द, जो क्षेत्र विशेष में आम जनमानस के द्वारा बोले जाते हैं, सुने जाते हैं। जैसे गमकना एक शब्द उदाहरण के लिए आपके सामने है। अब प्रयागराज जनपद को आप देखें तो प्रयागराज जनपद के पश्चिमी सीमा के बाद कौशाम्बी जनपद प्रारंभ होता है। वहां एक शब्द मैं उदाहरण के लिए आपके सामने रखता हूं, घूर या कूड़ा रखने के स्थान को गैरी शब्द से संबोधित करते हैं। यह देशज शब्द है। इसी तरह बांदा जनपद के क्षेत्र में आप चले जाएं तो बेटी को बुइया शब्द से संबोधित करते हैं। ये देशज शब्द हैं, जिन्हें भी हमने हिंदी साहित्य में हमारे निबंधकारों ने, साहित्यकारों ने स्वीकार किया है। अब विदेशज शब्द आप देखें, चौथा है विदेशज शब्द, बाहरी भाषा के शब्द। हमारी संस्कृत और हिंदी के अतिरिक्त अन्य जो भाषाएं हैं, उनमें से कई शब्द हमारे प्रचलन में, हमारे कार्य व्यवहार में आ गए हैं, जिन्हें हम विदेशज शब्दों में रखते हैं। जैसे रेल, डॉक्टर, सरकार, ये विदेशज शब्द हैं और हिंदी के लेख में ये इसी रूप में प्रयुक्त होने लगे हैं। छात्रगण देखें कि अब स्रोत की दृष्टि से आपने देखा, निर्माण की दृष्टि से देखा, अब शब्द निर्माण की युक्तियां क्या हैं। शब्द निर्माण की युक्तियां क्या हैं? ये तीन चीजें आपके समक्ष दिख रही हैं, दृष्टिगोचर हो रही हैं। पहला उपसर्ग, दूसरा प्रत्यय और तीसरा संधि एवं समास। आप ध्यान दें, आज के प्रकरण में हमें उपसर्ग और प्रत्यय का अध्ययन करना है। संधि और समास को, पर्यायवाची को, तत्सम शब्द को हम भाग 2 में पढ़ेंगे, उसका अध्ययन हम आगे करेंगे। शब्द निर्माण की युक्तियों में आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय को आप देखें तो आप देखेंगे कि अब आइए हम जाने कि उपसर्ग क्या है। उपसर्ग क्या है? उपसर्गेण धात्वथा बलादन्यत प्रतीयते प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत। यानी उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर विशिष्ट अर्थ भर देता है। उपसर्ग की यह विशेषता है कि वह जिस मूल शब्द के साथ जुड़ता है उसके अर्थ को विशिष्ट बना देता है। दूसरे शब्दों में शब्द के पूर्व में जो अक्षर या अक्षर समूह, ध्यान रहे, एक अक्षर का भी उपसर्ग होता है, एक अक्षर से अधिक अक्षरों का भी उपसर्ग होता है। इसलिए यहां प्रयोग किया गया अक्षर या अक्षर समूह।
ये किसी शब्द के पूर्व में लगाया जाता है। शब्द के पूर्व में जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे भी उपसर्ग कहते हैं। आप देखें, उपसर्गों के दृष्टिकोण में आप अगर जाएं तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और सर्ग। उप का अर्थ है समीप और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना, निर्माण करना। अर्थात वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के समीप चले जाते हैं, मूल शब्द के पहले ही लगते हैं। यह ध्यान रखना है कि उपसर्ग किसी मूल शब्द के पहले लगाया जाता है, तो ऐसे शब्दों से नए शब्द सृजित हो जाते हैं। अब आप देखें, ऐसे शब्दांश जिनका स्वयं अपना कोई अर्थ नहीं होता, ये एक महत्वपूर्ण बात है। इन शब्दांशों का अपना स्वयं में कोई अर्थ नहीं होता। जब ये मूल शब्दों के साथ संलग्न हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तभी इनका अपना अर्थ होता है। तीसरी बात आप ये देखें कि ऐसे शब्दांश शब्द से पहले जुड़कर अर्थ बदल देते हैं, यानी उस मूल शब्द का अर्थ पूरी तरह परिवर्तित हो जाता है। तीसरे, उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता। उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता। होता कैसे है? किसी मूल शब्द के साथ होता है। जब मूल शब्द के साथ उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है तो हमारे सामने इसका अर्थ तीन स्थितियों में हमारे समक्ष आता है बेटे। क्या है? पहला है, शब्दार्थ सर्वथा प्रतिकूल हो जाता है। मूल शब्द का जो अर्थ है वो पूरी तरह उल्टा हो जाता है, प्रतिकूल हो जाता है। दूसरा, शब्दार्थ में अधिकता मिलती है, हमें मात्रात्मक अधिकता प्राप्त होती है। हमें पूरी तरह अर्थ नहीं बदलता, किंतु अधिकता अथवा मात्रा का संकेत मिलता है। इसी प्रकार शब्दार्थ में एक नवीन विशेषता भी आ जाती है। ये तीन स्थितियों में उपसर्ग जोड़ने के बाद मूल शब्द का अर्थ परिवर्तित होता है। आइए देखिए, प्रथम स्थिति में आपके सामने उदाहरण के लिए एक शब्द है अपयस। अप उपसर्ग को यस के साथ हम जोड़ते हैं तो यस का क्या अर्थ है और अपयस का क्या अर्थ है आप देखें तो स्पष्ट हो गया कि अप उपसर्ग जुड़ने से यस का अर्थ पूरी तरह क्या हो गया? प्रतिकूल हो गया। पूरी तरह क्या हो गया? प्रतिकूल हो गया। इसी प्रकार प्रगीत एक शब्द आपके सामने है। इसमें आप देखें, गीत में प्र उपसर्ग जुड़ने से प्रगीत हो गया, यानी बड़े गीत को हम प्रगीत कहते हैं। स्पष्ट हो गया कि गीत में अधिकता, मात्रात्मक अधिकता आपको यहां मिल रही है। अतः आप देखें कि गीत का प्रगीत, यह दूसरी श्रेणी के उपसर्ग का अर्थ परिवर्तन है। तीसरी श्रेणी के अर्थ परिवर्तन में नवीन विशेषता, जैसे प्रबल, बल यानी शक्ति, ताकत, प्रबल। अब आप देखिए एक नवीनता उत्पन्न हो गई। बल शब्द में एक नवीनता उत्पन्न हो रही है, प्रबल हो गया। इसी तरह प्रस्थान, स्थान में प्र उपसर्ग जोड़ दें तो प्रस्थान हो जाता है। आइए हम देखते हैं कि अर्थ प्रयोग के बाद अब अर्थ परिवर्तन के लिए एक उदाहरण हम आपके सामने रखते हैं, जिसे आप आसानी से हृदयंगम कर सकेंगे और उपसर्ग के संदर्भ में आपका अधिगम तीव्र गति से विकसित हो सकेगा। आइए देखिए, एक शब्द आपके सामने है हार। हार का अर्थ है पराजय। हार का क्या अर्थ है? पराजय। अब यहां देखिए, इसी मूल शब्द हार में यदि हम प्र उपसर्ग जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? प्रहार, जिसका अर्थ है चोट करना। दूसरा, आ, इसी हार शब्द में यदि हम आ उपसर्ग जोड़ते हैं तो यह हो जाता है आहार, यानी भोजन। इसी प्रकार इसी हार शब्द में हम सम उपसर्ग जोड़ते हैं तो यह हो जाता है संहार, यानी विनाश। इसी तरह वी उपसर्ग जोड़ते हैं तो शब्द हो जाता है विहार, जिसका अर्थ है घूमना। आप देखें, इसी प्रकार से अर्थ परिवर्तन को आप आसानी से अन्य उदाहरणों के माध्यम से अभ्यास करके
समझ सकते हैं। अब आइए हिंदी भाषा के उपसर्ग। छात्रगण ध्यान दें, हिंदी भाषा, जैसा मैंने बताया कि हिंदी भाषा का अपना कोई व्याकरण नहीं है। संस्कृत के उपसर्गों को हम हिंदी में ज्यों का त्यों स्वीकार करते हैं, जिनकी संख्यात्मक दृष्टि से गणना यदि हम करें तो वो 22 हैं। हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग संख्यात्मक दृष्टि से विद्वानों के द्वारा एक मत रूप में स्वीकार्य नहीं है, यानी इसमें मत वैभिन्नता बनी हुई है। फिर भी हम हिंदी के उपसर्गों को प्रमुख रूप से 10 और उर्दू फारसी के उपसर्गों को प्रमुख रूप से 19 कह सकते हैं। आइए देखिए, हिंदी भाषा के इन उपसर्गों को समझने के बाद आप देखें कि आपके पाठ्यक्रम के उपसर्ग और उनके मेल से बने शब्द, आपके पाठ्यक्रम में अ, अन, अधि, अप, अनु, उप, सह, निर, अभि, परि और सु, ये उपसर्ग सम्मिलित हैं। अब आपके सामने आपकी सुविधा के लिए यहां हमने कुछ उपसर्गों से निर्मित शब्द एक सारणी में, एक सूची में आपको दिए हैं, जैसे अनाथ, असुविधा, अधर्म, अनोखा, अचेत। इसी प्रकार अन उपसर्ग से अनगढ़, अनपढ़, अनहित आदि। इसी तरह अधि उपसर्ग से अधिपति, अधिकरण, अधिमान, अप से अपमान, अपयश, अपवाद, अनु से अनुगमन, अनुकरण, अनुशासन, अनुभूति। और आप देखें इसी तरह आपके पाठ्यक्रम के जो और उपसर्ग हैं, जैसे उपवन, उपकार, उपदेश, उपहार, उपयोग, सह से सहपाठी, सहयोग, सहचर आदि आदि। निर से निरपराध, निर्दोष, निर्भय, निराकार। और अभि उपसर्ग से अभिवादन, अभिमान, अभियोग। और परि से परिताप, परिजन, परिचय, परिवर्तन आदि। सु से सुपथ, सुलेख, सुजान, सुखद और सुपुत्र। यहां आप थोड़ा सा इसी प्रकरण के पीछे की चर्चा में जाएं तो मैंने कहा था अक्षर या अक्षर समूह, यहां देखें अक्षर भी हैं और अक्षर समूह भी हैं। अब आप देखें कि इसी प्रकार आपके जो पाठ्यक्रम के ये उपसर्ग हैं, इन्हें आप प्रश्न अभ्यास के माध्यम से स्वमूल्यांकन भी आप कर सकते हैं और प्रश्नों का अभ्यास भी कर सकते हैं। आपकी परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। 6 उपसर्ग दिए होते हैं, जिनमें 3 उपसर्गों के मेल से एक एक शब्द बनाना होता है। पाठ्यक्रम में दिए गए सभी उपसर्गों के मेल से 5-5 नए शब्द आप अपने घर पर बैठकर बनाएंगे। इससे अपना स्वमूल्यांकन करेंगे। ध्यान रहे, जिन शब्दों को हमने सूचीबद्ध किया है उससे इतर आप नए शब्दों का निर्माण करेंगे। इस प्रकरण का जो दूसरा सोपान है प्रत्यय, तो आइए देखते हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं। स्वीयम अर्थम प्रत्यायति इति प्रत्ययः, अर्थात प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः। जिसका किसी धातु अथवा शब्द से विधान किया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। दूसरे शब्दों में प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाता है। ध्यान रहे, उपसर्ग आप पढ़ रहे थे तो आपको मैंने बताया कि उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ता है। यह पूरी तरह आप ध्यान रखेंगे तो आपको उपसर्ग और प्रत्यय के बीच का विभाजन ज्ञान में रहेगा, आपके स्मरण में रहेगा। इन शब्दांशों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। प्रत्यय के प्रयोग से जो नया शब्द बनता है उसका अर्थ बदल जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे उपसर्ग के प्रयोग से अर्थ परिवर्तन होता है, उसी तरह प्रत्यय के प्रयोग से भी अर्थ परिवर्तन होता है। इन्हें सार्थक खंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता। आइए देखिए, आपने देखा कि प्रत्यय किसे कहते हैं। अब आप यह समझ चुके होंगे कि उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है। यहां एक और विशिष्ट बात है, प्रत्यय के भेद। प्रत्यय 2 प्रकार का होता है। कृत प्रत्यय अर्थात
जो शब्दांश धातु के बाद लगाए जाते हैं वे कृत प्रत्यय कहे जाते हैं। इसको इस प्रकार भी हम समझ सकते हैं कि क्रियाओं के सामान्य रूप जो होते हैं, जैसे उठना, पढ़ना, चलना, बोलना, उनमें से ना को यदि हम हटा दें, निकाल दें, तो जो बचा हुआ रूप है वो धातु कहलाता है। और इस प्रकार के प्रत्यय, कृत प्रत्यय से बने शब्दों को हम कृदंत शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत शब्द कहते हैं। इसे आप एक उदाहरण से समझें। पठ धातु में आई प्रत्यय जोड़ने से पढ़ाई शब्द बनता है। आप देखें, आप कृत प्रत्यय का एक उदाहरण दें। पढ़ना, पढ़ना से ना निकाला गया, पढ़ाई, आई प्रत्यय जोड़ा गया, पठ के अंत में आई जोड़ा गया, तो क्या हो गया? पढ़ाई हो गया। अब आप इसे देखें कि अब कृत प्रत्यय के बाद दूसरा इसका जो भेद है वो है तद्धित प्रत्यय। जो शब्दांश धातु के अतिरिक्त अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, विशेषण या अन्य शब्दों के बाद लगाए जाते हैं, उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए सुंदर शब्द में ता प्रत्यय जोड़कर सुंदरता, आप देखें सुंदरता। इसी तरह स्वतंत्र शब्द में ता प्रत्यय यदि हम जोड़ दें तो क्या बनेगा? स्वतंत्रता। इस प्रकार के शब्द बनते हैं। इस प्रकार के शब्दों का आप स्वयं घर पर बैठकर भी अभ्यास कर लेंगे। पाठ्यक्रम के प्रत्यय और उनके मेल से बने शब्द आप देखें। पाठ्यक्रम के प्रत्ययों में आई, त्व, ता, पन, वा, हट और वट हैं। इनमें इन शब्दों, इन प्रत्ययों के साथ भी हमने आपको शब्दों को बनाकर आपके सामने रखा है। आप देखें, लिखाई, सिलाई, कवित्व, प्रभुत्व, पन से बचपन, बोलापन, वा से पहनावा, दिखावा, हट से जगमगाहट, वट से बनावट, लिखावट आदि। अब आप देखें, इसी प्रकार से अब आप प्रत्ययों के संबंध में प्रश्न, अभ्यास और स्वमूल्यांकन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं किन्हीं दो प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। दूसरा, जो आप अपना मूल्यांकन करेंगे कि आपने क्या सीखा, पाठ्यक्रमानुसार प्रत्ययों को जोड़कर प्रत्येक प्रत्यय के 5-5 नए शब्द आप बनाएंगे। छात्रगण यह भी ध्यान दें, छात्रगण यह भी ध्यान दें, अब इस पूरे प्रकरण को पढ़ने से आपकी उपलब्धि क्या है, आपकी संप्राप्ति क्या है। आपने देखा व्याकरण क्या है, व्याकरण के अंग कौन कौन होते हैं, शब्द संरचना क्या है, शब्द निर्माण की युक्तियां क्या है, और उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, प्रत्यय के भेद क्या है, पाठ्यक्रम के उपसर्ग क्या है, पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रत्यय क्या है, और इन उपसर्गों और प्रत्ययों के मेल से किस प्रकार के शब्द का निर्माण होता है, यह आपके सामने स्पष्ट हो गया। अब आप देखें, आप अपने घर पर रहकर इसी प्रकार के शब्द निर्मित कर लेंगे, और मैं आशा ही नहीं वरन पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपने उपसर्ग और प्रत्यय को सीख लिया होगा। अगले भाग में आप समास, पर्यायवाची और तत्सम शब्द पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दिव्या जायसवाल है, रसायन विज्ञान प्रवक्ता एपी सेन मेमोरियल गर्ल्स इंटर कॉलेज लखनऊ से। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक बार फिर चैप्टर 2 सॉल्यूशंस के साथ हूं, और आज हम चैप्टर 2 की तीसरी क्लास करेंगे। बट आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने विलेयता के बारे में पढ़ा था। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और वो किस प्रकार विलेयता को प्रभावित करते हैं। उसके बाद हमने हेनरी नियम तथा उसके अनुप्रयोग पढ़े, फिर राउल्स नियम पढ़े, तथा साथ ही हमने आदर्श तथा अनादर्श विलयन के बारे में भी पढ़ा। अनादर्श विलयन 2 प्रकार के पढ़े थे, और उसमें पहला था विलयन जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं राउल्स नियम से, और दूसरे वे विलयन पढ़े जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं राउल्स नियम से। इसके पश्चात हमने स्थिर क्वाथी मिश्रण पढ़े,
और उसके भी प्रकार पढ़े और देखते हैं कि आज हमें क्या इंटरेस्टिंग सीखने को मिलेगा। तो इसके लिए आज हम फोकस करेंगे अणुसंख गुणधर्म पर। वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और परासरण दाब दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। बट स्टूडेंट्स, परासरण दाब हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, तो आज के लिए सिर्फ ये 3 ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज या अणुसंख गुणधर्म हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स प्रोसीड करते हैं आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अणुसंख गुणधर्म या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन क्या है? आप डेफिनेशन को इस वर्ड से ही निकाल सकते हैं, दैट इज ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो डाइल्यूट सॉल्यूशंस पे लगती हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशंस होने चाहिए, और वो ये प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन के अणुओं की संख्या पे डिपेंड करते हैं। उस सॉल्यूशन में जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं उनकी अणुओं की संख्या पे ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करते हैं। साथ ही साथ विलय कणों की संख्या के अनुपात पर भी निर्भर करते हैं, और प्रकृति पे निर्भर नहीं करेंगे कि आप क्या सोल्यूट ले रहे हैं। उसकी प्रकृति नहीं, सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे या नंबर ऑफ पार्टिकल्स के रेशियो पे ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगी। अगेन ये 4 होती हैं संख्या में अणुसंख गुणधर्म: वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब। और परासरण दाब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन से। बट उससे पहले हम ये करेंगे कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर डिपेंड करती हैं, कि किस प्रकार किसी सॉल्वेंट में अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वहां पे वाष्प दाब का अवनमन होता है, जो कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ जरा जल्दी से रिकैप करते हैं कि एक बीकर लिया है, इसमें प्योर सॉल्वेंट लिया हुआ है और ये क्लोज्ड कंटेनर है। जब प्योर सॉल्वेंट है, इसमें सिर्फ सॉल्वेंट आपने लिया गया है। जब ये वेपराइज करेगा तो वेपर फेज में इसके मॉलिक्यूल्स जाएंगे। स्टार्टिंग में जो है इवेपोरेशन प्रोसेस फास्ट होगी, और इवेपोरेशन प्रोसेस सरफेस फिनोमेना होती है, तो सिर्फ सरफेस पे जो अणु उपस्थित हैं वही वाष्पित होके वाष्प अवस्था में जाएंगे। जब ये वेपर्स की कंसंट्रेशन बढ़ती है वेपर फेज में, तो ये आपस में भी टकराते हैं, कंटेनर की वॉल से भी टकराते हैं, साथ ही साथ इस लिक्विड की सतह पे भी टकराते हैं, जिसकी वजह से इनका संघनन भी होता है। स्टार्टिंग में इवेपोरेशन ज्यादा होगा और कंडेंसेशन की रेट कम होगी, बट जिस पॉइंट पे इन दोनों का रेट बराबर हो जाता है, दैट इज रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, वो हम अवस्था कहते हैं कि इक्विलिब्रियम आ गई है। और इसी इक्विलिब्रियम प्रोसेस पे ये जो वेपर्स जो भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसी को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। प्योर सॉल्वेंट का होता है तो वो कांस्टेंट होता है वेपर प्रेशर एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, तो हम उसको P1 नॉट से शो करते हैं। और इसी में अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दें, इसी सोल्यूशन यानी हमने अब सोल्यूशन बना लिया है, उसी सॉल्वेंट में अगर हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करके सोल्यूशन बना लिया, अगेन क्लोज कंटेनर लेंगे, होमोजेनियस सोल्यूशन है तो सरफेस पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ साथ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के भी पार्टिकल्स रहेंगे, उसको हम डार्क से शो कर लेते हैं। अब वेपर फेज में जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं सिर्फ वही वेपराइज होके जाएंगे, क्योंकि सोल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, सिर्फ उसी के ही वेपर्स रहेंगे। दैट इज जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं कवरिंग द सरफेस ऑफ fraction of the surface covered by the solvent molecules वो decrease हो गया, therefore vapor pressure of the solution also decreases। इसी को कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन हुआ है, lowering of vapor pressure है, क्योंकि सतह पे अब solvent molecules कम हो गए हैं, तो vapor phase में भी वाष्प दाब कम हो जाएगा यहाँ पे, और इसको हम P1 कहेंगे, जो कि सॉल्वेंट का वाष्प दाब है, लेकिन इसी को हम सोल्यूशन का भी वाष्प दाब कहेंगे, क्योंकि सोल्यूशन में सिर्फ सॉल्वेंट ही है जो वाष्पशील अवस्था में होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वाष्प दाब कम हो गया, और इसको हम डेल्टा P इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 ये कहेंगे।
जितना भी वाष्प दाब में अवनमन हुआ है उसको हम लिख सकते हैं कि प्योर कंपोनेंट, प्योर सॉल्वेंट का जो वाष्प दाब था और उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे सॉल्यूशन का वाष्प दाब, तो इसी अंतर को हम वाष्प दाब का अवनमन कहेंगे। यहाँ से हम इसको वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जो कि एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर डिपेंड करती है, तो देखते हैं P1 हम यहाँ पर लिख रहे हैं जो कि राउल्स लॉ से है, P1 नॉट इंटू x1, क्योंकि सॉल्वेंट तो नॉन वोलाटाइल है तो सिर्फ हम सोल्यूट तो नॉन वोलाटाइल होता है, इसीलिए हम सिर्फ सॉल्वेंट का ही राउल्स लॉ वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे। और डेल्टा पी जो अभी हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर करा था कि P1 डॉट माइनस P1, उसी एक्सप्रेशन को लिया है और इस एक्सप्रेशन में हम P1 की वैल्यू राउल्स लॉ से रखेंगे, तो विल गेट P1 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू x1। P1 नॉट को कॉमन लेंगे तो वी आर गेटिंग 1 माइनस x1, और हम मोल फ्रैक्शन के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि 1 माइनस x1 को हम x2 भी लिख सकते हैं, तो ये डेल्टा P इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x2 आ गया। अगर हम इस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को किसी स्टैंडर्ड चीज से कंपेयर करें और कांस्टेंट चीज से कंपेयर करें तो वो है P1 नॉट, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है एट द गिवन टेम्परेचर, तो अगर हम LHS में उससे डिवाइड कर रहे हैं तो RHS में भी डिवाइड करेंगे, और इसी को कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दैट इज वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो इसको जरा एक्सपैंड करके लिखेंगे तो डेल्टा P को हम लिख सकते हैं P1 नॉट माइनस P1 अपॉन हमने लिया था P1 नॉट, तो ये यहाँ पे P1 नॉट। RHS में आएंगे P1 नॉट x2 अपॉन P1 नॉट, ये तो P1 नॉट गेट कैंसल्ड आउट, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है। यहाँ से हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। x2 को हम अगर एक्सपैंड करें तो P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू x2 को हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन लेंगे, और हम स्टूडेंट्स बात कर चुके हैं कि हम डाइल्यूट सोल्यूशंस कंसिडर करेंगे जिसमें N2 की जो मात्रा होगी वो बहुत कम होगी, और कोई चीज़ जो बहुत कम होती है और वो डिनोमिनेटर में होती है तो उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। क्यों निगलेक्ट करा? क्योंकि N2 जो है इज वेरी वेरी लेस दैन N1। इसको फर्दर अगर एक्सपैंड करें तो P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू W1, और M1 से हम डिवाइड करेंगे तो वो ऊपर जाएगा, तो ये M1। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला आ गया जिस पे आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। सारे वेरिएबल्स अगर आपको पता हो, सिर्फ M2 अननोन हो, तो यहाँ से आप किसी अननोन सोल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, और यही एप्लीकेशन होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का क्या यूज है, हम क्यों उसको अप्लाई करते हैं। इससे हम किसी भी अननोन सोल्यूट का मोलर मास डिटरमाइन कर सकते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला। चलिए इसी फॉर्मूले पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करते हैं। सो नेक्स्ट है कि किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब इतना दिया है, शुद्ध अगर बेंजीन लिखा है दैट इज ये जो वैल्यू है ये P1 नॉट की है, 0.5 ग्राम्स अवाष्पशील विद्युत अनापघटे, दैट इज ये जो वैल्यू दी है वो W2 की दी हुई है। ठोस को 39.0 ग्राम, दैट इज ये वैल्यू दी है W1 की, और मोलर द्रव्यमान बेंजीन का दिया है 78 ग्राम, दैट इज ये वैल्यू दी है M1 की। इसमें घोला गया है तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, दैट इज ये P1 की वैल्यू दी गई है, और आपको ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो यही है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का आपने फॉर्मूला लिख लिया है, और P1 नॉट की वैसे हमें वैल्यूज पुट करनी है, दैट इज 0.850। P1 की वैल्यू हमने कहा था कि ये 0.845 अपॉन P1 नॉट वही होगा 0.850 इज इक्वल टू W2 है 0.5 इंटू M1 जो है वो है 78 ग्राम्स जो बेंजीन का मोलर मास है, M2 कैलकुलेट करना है, और W1 की वैल्यू है 39 ग्राम्स। तो बाकी सारे वेरिएबल्स की वैल्यू पता है, M2 अननोन है, तो M2 को हम जब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा तो M2 इज इक्वल टू 170 ग्राम पर
मोल। सो एक हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस कर लिया। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं, जो नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है क्वथनांक का उन्नयन या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से पहले हम सीखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो उसके लिए ये ग्राफ है, ये टेम्परेचर एक्सिस है और यहाँ पे वाई एक्सिस पे वाष्प दाब है। स्टूडेंट, जब भी हम प्योर सॉल्वेंट हम पहले लेंगे और अगर रूम टेम्परेचर पे भी ले रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ रूम टेम्परेचर पे यहाँ पे टेम्परेचर भी है और ये उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर भी होगा। और जब हमें बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, दैट इज हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो जैसे से हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सॉल्वेंट का वाष्प दाब भी इंक्रीज करेगा, तो ये बढ़ता जाएगा और जिस पॉइंट पे जाके सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, वहां से हम एक्स एक्सिस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट हो जाएगा, टीबी नॉट लिखा है, दैट इज इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब अगर इसी सॉल्वेंट में हमने कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा, इसीलिए उसका ग्राफ जो है हमने विलियन का ग्राफ विलायक के ग्राफ के नीचे बनाया हुआ है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुआ है और हर टेम्परेचर पे सेम एक्सटेंट ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुआ है, इसीलिए ये ग्राफ पैरेलल है। और टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते विलियन का भी वाष्प दाब बढ़ेगा और जिस पॉइंट पे जाके वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो वहां से हम परपेंडिकुलर डालेंगे एक्स एक्सिस पे, तो उसको हम कहेंगे टीबी, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा है, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आया, जिसको हम डेल्टा टीबी से लिखेंगे। तो हम डेल्टा टीबी को लिख सकते हैं कि डेल्टा टीबी जो है कि जो भी एलिवेशन आया है वो टीबी माइनस टीबी नॉट के इक्वल होता है। सॉल्यूशन का ज्यादा है, प्योर सॉल्वेंट का कम है। और एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि ये जो भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मोलालिटी के प्रोपोर्शन होता है। और इस पॉइंट को हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि जो भी टेम्परेचर बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें हम मोलल विलियन लेते हैं, तो यहाँ पे मोलालिटी लिया गया है। और अगर यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है उसको हमें हटाना है, इक्वल का साइन लाना है, तो कोई ना कोई कांस्टेंट हम यहाँ पे लाएंगे। तो कांस्टेंट हम लाए यहाँ पे केबी। केबी को हम बोलते हैं इट इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, दैट इज मोलल उन्नयन स्थिरांक। 1 मार्क का क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मोलल एलिवेशन कांस्टेंट को डिफाइन करिए। तो डिफाइन करने का बहुत अच्छा तरीका है, आसान तरीका है कि आप मोलालिटी को अगर 1 ले लें, दैट इज जो सोल्यूशन आप ले रहे हैं उसकी मोलालिटी 1 है, तो जो केबी है वो डेल्टा टीबी के इक्वल हो जाएगा। दैट इज हम कह सकते हैं कि मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलल सोल्यूशन। क्लियर? अब अगर हम मोलालिटी को यहाँ पे एक्सपैंड करें, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन क्या है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का कि अननोन सोल्यूट है उसका मोलर मास का डिटर्मिनेशन करना है, तो लेट्स सी कैसे करेंगे। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी, मोलालिटी को हम लिख सकते हैं W2 अपॉन M2 इंटू W1, और ग्राम्स में होगा तो 1000 से इसको डिवाइड करेंगे जो कि ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। सो दिस इज द फॉर्मूला जिसपे बेस्ड अगर आपको बाकी सारी वेरिएबल्स की वैल्यू पता है, सिर्फ M2 अननोन है, तो यहाँ से आप M2 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखें M2 कैसे कैलकुलेट किया जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। बेंजीन का क्वथनांक आपको दिया गया कि 353.25 केल्विन है। बेंजीन का क्वथनांक दैट इज यहाँ पे टी बी नॉट की वैल्यू दी गई है 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलय, दैट इज ये वैल्यू दी गई है W2 की। इस विलय को 90 ग्राम बेंजीन में घोला गया है, दैट इज ये W1 की वैल्यू है। और घोलने पर विलयन का क्वथनांक को बढ़कर 354.15 दैट इज एलिवेशन हुआ है, तो ये हो जाएगा डेल्टा पी, दैट इज सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। और विलय का मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए और बेंजीन के लिए केबी का मान गिवन है आपको। तो यहाँ पे
फॉर्मूला है हमारा पास। पहले हम उसके लिए डेल्टा टी बी निकाल लें कि कितना एलिवेशन हुआ है। उसके लिए हमने करा था कि टी बी माइनस टी बी नॉट माइनस टी बी, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट होगा। तो टी बी की जो वैल्यू है वो है 354.11 माइनस 353.25 और इसका आंसर आएगा 0.88 केल्विन। तो अब डेल्टा टी बी आ गया। फॉर्मूला है हमारे पास डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू W1, यहाँ पे ये 1000 भी रहेगा क्योंकि ग्राम्स में है, सॉरी W2 अपॉन M2 इंटू W1, ये फॉर्मूला है। इसमें M2 कैलकुलेट करना है तो M2 को हम LHS में ले जाएंगे, बाकी सब RHS में रहेगा। KB इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB इंटू W1। तो सिंपली वैल्यूज पुट करनी है। देखते हैं KB की वैल्यू दी है 2.53 इंटू W2 की वैल्यू दी है 1.80 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टीबी हम लोग ने निकाला है 0.88 इंटू W1 हमको दिया गया है यहाँ पे 90 ग्राम्स। तो इसका आंसर आ जाएगा 58 ग्राम पर मोल। तो ऐसे इस तरीके से हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाले एक्सपेरिमेंट से भी किसी अननोन सॉल्यूट का मोलर मास डिटरमाइन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन, ये थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ने से पहले हम सीखेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। अगेन एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर लिया है और वाई एक्सिस पे वाष्प दाब लिया गया है। पहले प्योर सॉल्वेंट लेंगे, द्रव विलायक लेंगे, और अगर हमें फ्रीजिंग करना है, उसको जमाना है, तो हमें टेम्परेचर लो डाउन करना पड़ेगा। तो इस ग्राफ को हम ऐसे इस डायरेक्शन में पढ़ेंगे कि पहले कुछ रूम टेम्परेचर पर कुछ उसका वाष्प दाब था विलायक का, अब हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो विलायक का वाष्प दाब कम हो रहा है। उसी विलायक का कुछ हिमांकित विलयन है, दैट इज फ्रोजन सॉल्वेंट है, जो कि सॉलिड स्टेट में होगा, और इसका जो भी वाष्प दाब है, अगर इसका हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो रहा है टेम्परेचर जब हम कम कर रहे हैं, और ये फ्रोजन सॉल्वेंट जो है उसका अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। जिस पॉइंट पर इन दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाता है, और यू कैन से बोथ द हिमांकित विलयन और द्रव विलायक दोनों जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे कोएग्जिस्ट करते हैं, एक साथ मिलते हैं, तो वो टेम्परेचर कौन सा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए टेम्परेचर एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, तो वो हो जाएगा TF नॉट, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब हमने इसी सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया है तो वो विलयन बन गया है। अब जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा, दैट इज विलयन का ग्राफ हमेशा विलायक के नीचे रहेगा, और सेम एक्सटेंड ऑफ लोअरिंग होती है हर टेम्परेचर पे, तो ये ग्राफ पैरेलल आएगा। टेम्परेचर लो डाउन कर रहे हैं तो विलयन का भी वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, और जिस पॉइंट पे जाके ये फ्रोजन सॉल्वेंट के ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगा तो वो टेम्परेचर का हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें इस पॉइंट से टेम्परेचर एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालना है, तो वो जो टेम्परेचर आएगा वो है TF, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। और आप देख रहे हैं कि प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस डिफरेंस को हम डेल्टा TF कहेंगे, और यही डेल्टा TF जो है वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। तो जिसको हम अगर निकालें तो डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF। और एक्सपेरिमेंटली यहाँ भी देखा गया है कि डेल्टा TF जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मोलालिटी के। अगेन प्रोपोर्शनैलिटी साइन अगर हमें हटाना है तो कोई ना कोई कांस्टेंट चाहिए, जो हमने KF लिया हुआ है, और KF को हम यहाँ पे बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, दैट इज मोलल अवनमन स्थिरांक।
इसको भी हम डिफाइन करते हैं, जैसे कि हमने के बी को डिफाइन किया था, तो उसके लिए हम मोलालिटी को 1 ले लें तो हम कह सकते हैं कि मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 1 मोलल सॉल्यूशन। अब देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट से हम किसी अननोन सॉल्यूट का मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हम मोलालिटी को एक्सपैंड करेंगे फॉर्मूले में। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी को कहेंगे W2 अपॉन M2 इंटू W1, और क्योंकि ग्राम्स में है तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से नीचे डिवाइड करते हैं, वही ऊपर जाता है न्यूमरेटर में। तो ये फॉर्मूला है। अगर सारे वेरिएबल्स की वैल्यू पता हो, सिर्फ M2 अननोन है, तो यहाँ पे हम M2 इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस पे भी बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं फटाफट। क्वेश्चन है, शक्कर के 5% द्रव्यमान जलीय विलयन का हिमांक 271 केल्विन दिया है। यदि शुद्ध जल का हिमांक 273.15 केल्विन है तो ग्लूकोज के 5% जलीय विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले हम डेल्टा टी एफ कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, हम लोग ने करा था टी एफ नॉट माइनस टी एफ। तो टी एफ नॉट जो दिया है, शुद्ध जल का हिमांक 273.15 है, माइनस जो सोल्यूशन का जो हिमांक दिया है वो 271 ये दिया हुआ है। इसको डेल्टा टी एफ कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 2.15 केल्विन। अब हमारे पास फॉर्मूला है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1 इंटू ये 1000। यहाँ पे दो तरीके के सोल्यूशन लिए हैं। 5% सोल्यूशन शक्कर का है और 5% सोल्यूशन जो है वो ग्लूकोज का है। तो फॉर्मूला तो दोनों के लिए सेम ही लगेगा। ऊपर वाला जो है वो शक्कर के लिए है और नीचे वाला जो है वो ग्लूकोज के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें काफी चीज कटने वाली है, तो ध्यान से देखना है इसको। 5% सोल्यूशन लिया है और हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 5% सोल्यूशन का मतलब होता है कि 5 ग्राम्स जो है उसमें सोल्यूट लिया हुआ है और 95 ग्राम्स जो है वो सॉल्वेंट लिया है। ठीक है, और 5% सोल्यूशन दोनों का भी है, शक्कर का भी वही है और ग्लूकोज का भी वही है। तो यहाँ पे 5 ग्राम्स ये भी होगा, 5 ग्राम्स ये भी होगा, कट जाएगा। 95 ग्राम सॉल्वेंट है तो वो भी कट जाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट सेम है, जलीय विलयन लिया है, चाहे वो शक्कर का हो चाहे ग्लूकोज का है। तो जो वाटर का केएफ वैल्यू होती है 1.86, तो दोनों के लिए वो सेम होगी, तो वो भी कैंसिल हो जाएगा और 1000 भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमें सिर्फ यहाँ M2 मिल रहा है। ये M2 है शक्कर का और ये M2 है ग्लूकोज का। तो देखते हैं शक्कर का जो डेल्टा TF हम यहाँ पे कैलकुलेट कराया तो उसकी हम वैल्यू लिख लें, और ये जो डेल्टा TF है ये जो ग्लूकोज का है इसको हमें कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू, अब हमारे पास यहाँ पे शक्कर का मोलर मास है और ग्लूकोज का, ये ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे ग्लूकोज का जो होता है वो 180 होता है और शक्कर का होता है 342। अब हमें अगर डेल्टा TF कैलकुलेट करना है तो डेल्टा TF जो है वो जो कि ग्लूकोज के लिए है तो सिर्फ हम G लिख लेते हैं, तो वो हो जाएगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 342 इंटू 2.15 अपॉन 180। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा, डेल्टा TF की वैल्यू है 4.085, बट हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, यहाँ पे हिमांक निकालना है। और आपको पता है ये फॉर्मूला कि डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF। तो अगर TF निकालना है तो वो हो जाएगा
TF नॉट माइनस डेल्टा TF, तो यहाँ पे TF नॉट की जो वैल्यू है वो वही रहेगी 273.15 माइनस 4.085 और हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 269.06 केल्विन। इस तरीके से आपको निकालना है। तो स्टूडेंट्स, आज का गृह कार्य है 750 mmHg दाब पर जल का क्वथनांक 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड है। 500 ग्राम जल में कितना सुक्रोज मिलाया जाए कि इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्वथनांक हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्कॉर्बिक अम्ल जो कि विटामिन सी होता है, जिसका फॉर्मूला भी दिया है कि इस द्रव्यमान का परिकलन कीजिए जिसे 75 ग्राम एसिटिक अम्ल में घोलने पर उसके हिमांक में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो जाए और Kf की वैल्यू यहाँ पे दी गई है। तो ये दो क्वेश्चन हैं जो कि आप होमवर्क में प्रैक्टिस करेंगे।